दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिनका नाम है महान्यायवादी, महाअधिवक्ता और सीएजी। दोस्तों, ये जो टॉपिक हैं इनसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है महान्यायवादी, जिसको अंग्रेजी में हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 76 के अंदर परिभाषित किया गया है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दोस्तों, जो इनका कार्यकाल होता है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति चाहेगा इनको उसी समय पद से हटा सकता है, यानी कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जब राष्ट्रपति की मर्जी होगी इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इनकी जो योग्यता होती है कि भाई इनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है, तो देखो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो है कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया आर्टिकल 124 में। और आर्टिकल 124 में भी जो आर्टिकल 124 की सब क्लॉज 3 है उसमें बताया गया है किसके बारे में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, क्या क्या उनके लिए क्वालिफिकेशंस की जरूरत होगी, उन सब के बारे में बताया गया है। अब आर्टिकल 124 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 3 आधारों पर बन सकता है। पहला आधार है कि या तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में जज के तौर पर यानी कि न्यायाधीश के तौर पर 5 साल कार्य कर चुका हो। दूसरी क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई है कि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुका हो, यानी कि अगर कोई अधिवक्ता 10 साल तक कंटिन्यू प्रैक्टिस कर चुका है 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में, तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वही क्या बन सकता है, अटॉर्नी जनरल बन सकता है। और पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि उसने हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज की तरीके से कार्य किया हो, यानी कि न्यायाधीश रहा हो वह व्यक्ति, ठीक है। और तीसरी क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई कि अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रेसिडेंट महोदय की राय में एक विद्वान व्यक्ति हो, कानून का विद्वान हो, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, जिसको हम पारंगत विधिवेता के नाम से जानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या बन सकता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, या फिर वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है। तो ये 3 प्रकार की क्वालिफिकेशन कहां पर बताई गई है, आर्टिकल 124 की सब क्लॉज 3 में। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यह व्यक्ति भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो भारत सरकार को सभी कानूनी मामलों में सलाह देता है कि आपको इस तरीके से कार्य करना चाहिए। या फिर ऐसा भी होता है कि यह व्यक्ति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में भारत सरकार की साइड से प्रेजेंट होता है, अपीयर होता है, या तो पैटिशनर के तौर पर या फिर डिफेंडेंट के तौर पर, यानी कि या तो ये वादी बनकर आएगा या फिर परिवादी बनकर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। देखो, यह व्यक्ति संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित हो सकता है, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, अगर उनमें कोई भी कार्यवाही हो रही है, दोनों सदनों की कोई कार्यवाही हो रही है तो उसमें उपस्थित हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट हो सकता है। वहां पर क्या करता है, ये उसको बोलने का अधिकार भी होता है कि भाई मैंने यहाँ पर क्या सुनी, कार्यवाही सुनी, कहाँ पर, संसद में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अब यह व्यक्ति क्या कर सकता है, वहां पर बोलने का अधिकार रखता है। इसने कोई अपना ओपिनियन रखा, कोई राय रखी और वहां पर सदन में बता दी। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यह व्यक्ति मत देने का अधिकार नहीं रखता। कहां पर, संसद में। यह व्यक्ति संसद में वोट नहीं दे सकता, मत देने का अधिकार इसको नहीं होता। और मत देने का अधिकार इसलिए नहीं होता दोस्तों इसको, क्योंकि यह संसद के सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे संसद का सदस्य होने के लिए आपको क्या होना पड़ता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद बनना पड़ता है। अब सांसद 2 तरीके से होता है, या तो उसका निर्वाचन हुआ हो यानी कि इलेक्शन हुआ हो, जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हो कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, या तो वो निर्वाचित हुआ हो या फिर उसको क्या किया गया हो, नॉमिनेट किया हो, मनोनीत किया हो। तो नॉमिनेटेड व्यक्ति या फिर इलेक्टेड व्यक्ति, ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, संसद में मतदान कर सकते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है अटॉर्नी जनरल, ना तो ये इलेक्ट हुआ ना इसको नॉमिनेट किया, इसको तो क्या करा, राष्ट्रपति ने हमारा अटॉर्नी जनरल बनाया। ये संसद के सदन का सदस्य नहीं होता, ना तो ये लोकसभा का सदस्य है
और ना ही ये राज्यसभा का सदस्य है। तो जब यह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए इसको क्या नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। केवल हमने इसको ये डिस्काउंट दे रखा है, छूट दे रखी है कि आप संसद की कार्यवाही में भाग ले लो, आप उसमें बोल लो, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है पारिश्रमिक। देखो, इसका पारिश्रमिक संविधान में तय नहीं है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इनको हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। जब राष्ट्रपति जी के मन में आएगी तब इस व्यक्ति को रिमूव कर देंगे। यह व्यक्ति भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसको संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार होता है, कार्यवाही में उपस्थित हो सकता है, बोलने का राइट रखता है, लेकिन वोट देने का राइट इसको नहीं होता। इसको भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों इतनी बातें आपको याद रखनी थी। और थोड़ा सा एक और, अगर मैं और भी डीप जाकर आपको बताऊं कि देखो, ये जो मत देने का अधिकार है कि भाई ये व्यक्ति मत देने का अधिकार नहीं रखता, इसको वोट देने का अधिकार नहीं है, ये जानकारी देता है हमें आर्टिकल 88। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे पहला है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या फिर सलाहकार अर्थात एडवाइजर कौन होता है? तो कौन होता है? महान्यायवादी, जिसको हम अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, महान्यायवादी अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार इसको नहीं होता। तो कौन है? महान्यायवादी। नेक्स्ट, राज्य सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भाई वो होता है महाअधिवक्ता, जिसको हम अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, जैसे यूनियन में अर्थात केंद्र में, संघ में भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है उसका नाम है क्या? महान्यायवादी। महान्यायवादी का मतलब अटॉर्नी जनरल। ऐसे ही राज्य के अंदर जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है अर्थात राज्य में भी सर्वोच्च जो कानून का अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं महाअधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल। तो ये भी एजी है, लेकिन इस एजी की फॉर्म क्या है? एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये एडवोकेट जनरल होता है और ये होता है अटॉर्नी जनरल। इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 76 में। और ये जो राज्य का महाअधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल होता है इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 165 में। तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, जिसको हम राज्य का महाअधिवक्ता कहते हैं। और केंद्र सरकार का, संघ सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है उसको महान्यायवादी कहते हैं। इसको आर्टिकल 76 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो आंसर है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में कैग अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, इसको डिफाइन किया गया है। दोस्तों, इस सीएजी को पद से हटाने के लिए वही रीति है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की है। अर्थात जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाएगा, उन्हीं आधारों पर उसी रीति से उसी तरीके से सीएजी अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाया जाएगा। और ये कहां पर लिखी गई है बात दोस्तों? आर्टिकल 108। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यह संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा होगा, जैसा कि दोस्तों उसमें बताया गया है इनके हटाने की प्रोसेस। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की रिपोर्ट की जांच कौन करती है? तो वो करती है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के लेखांकन के कार्य से सीएजी को अलग किया गया था 1976 में। तो जो केंद्र सरकार की लेखांकन के कार्य होते थे उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से अलग कर दिया था 1976 में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और, जो कि विविध के रूप में यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। दोस्तों, पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो आपसे काफी बार पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है केसी नियोगी। दोस्तों, ये जो वित्त आयोग होता है इसको बनाते हैं हमारे प्रेसिडेंट महोदय अर्थात राष्ट्रपति जी। और इसके लिए आर्टिकल 280 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर क्या करेंगे? एक
वित्त आयोग की स्थापना करेंगे। तो ये कितने साल के लिए बनाया जाता है? 5 साल के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि यह पहला वित्त आयोग 1952 से 1957 के बीच तक बनाया गया था। नेक्स्ट है सेकंड, ये 1956 में बनाया गया। के रतन इसके अध्यक्ष थे, जो कि 1957 से 1962 तक चला। ऐसे ही दोस्तों देखो काफ़ी सारे वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है उसकी स्थापना वर्ष 2017 में ही कर दी गई थी, जिसके अध्यक्ष NK सिंह है, जो कि 2021 से 2026 तक चलेगा। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो कौन सा है? 15वां। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2017 में। इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। यह कब से कब तक है? तो 5 साल के लिए होता है, 2021 से 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों महाअधिवक्ता अर्थात एडवोकेट जनरल से रिलेटेड कुछ बातें। जैसे कि दोस्तों हमने अभी बताया कि जो ये एडवोकेट जनरल है इसको आर्टिकल 165 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, यानी कि जो राज्यों के अंदर सरकार होती है जैसे CM है, तो उसकी सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल अर्थात महाअधिवक्ता। इसको राज्य का महाअधिवक्ता के रूप में जानते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे केंद्र में संघ में कौन था? अटॉर्नी जनरल। उसकी नियुक्ति किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। यही स्टेट के अंदर इसको भी क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल बोलते हैं। लेकिन इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? गवर्नर के द्वारा की जाती है। अब प्रेसिडेंट महोदय के पास में आर्टिकल 76 में एक पावर दी गई है कि वह व्यक्ति क्या कर सकता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कर सकता है। वहीं पर गवर्नर के पास में यह पावर आर्टिकल 165 में है कि ये क्या कर सकते हैं? एडवोकेट जनरल अर्थात राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कर सकते हैं। इनकी योग्यता क्या होगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। जो भी योग्यता हाई कोर्ट के जजेस रखते होंगे वही क्वालिफिकेशन इनके लिए होनी चाहिए। जैसे केंद्र में किसके लिए थी? केंद्र में थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस होंगी वही किसकी होंगी? अटॉर्नी जनरल की होगी, यानी कि आर्टिकल 76 वाले की होंगी। और यहाँ पर क्या है? उच्च न्यायालय। देखो बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो और आपके चीजें आसानी से याद रहें। इनका परिसरमिक राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होगा। कार्यपाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होंगे। जैसे क्या था? केंद्र में कौन होंगे? जल्दी से रिकॉल करो। केंद्र में क्या होंगे? प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत धारण करता है कौन? अटॉर्नी जनरल। ऐसे ही यहां पर स्टेट में कौन करेगा? गवर्नर के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा कौन? राज्य का महाअधिवक्ता। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के हिसाब से की जाती है। देखो मोटी मोटी सी आपको एडवोकेट जनरल से 4-5 बातें याद करनी है। एक तो यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 165 के हिसाब से राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं और उसी के हिसाब से ये अपना पद धारण करते हैं अर्थात प्रसाद पर्यंत उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जजेस की जो क्वालिफिकेशन होती है वही सेम होती है। नेक्स्ट है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG के नाम से जानते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 148 से 151 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, यानी कि जो पेमेंट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलती है वही पेमेंट इनको मिलती है। नेक्स्ट, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि इनमें से जो भी पहले हो। जो भी पहले का मतलब यह है कि सपोज करो कोई व्यक्ति 60 साल का है तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 6 साल का, मतलब यानी कि 66 साल तक जॉब करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वो 66 साल तक नहीं करेगा क्योंकि इसकी एज इससे पहले ही 65 साल की हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष के अंदर ही ये क्या करेगा? अपना टाइम पीरियड छोड़ देगा क्योंकि इसमें 65 पहले हो गई। अगर यह व्यक्ति 56 साल की उम्र में कैग का पद धारण करता तो 6 साल तक यह अपने पद पर बना रहता। कब तक? 62 ईयर तक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर पहले होगा वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, या तो 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष का, जो भी पहले होगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसके कार्य के बारे में। ये केंद्र सरकार के लिए क्या कार्य करता है? केवल लेखा परीक्षण का, और वहीं राज्य सरकार के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों की जांच करता है। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये रिपोर्ट सौंपता है किसको? राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। राष्ट्रपति को किसकी रिपोर्ट सौंपेगा? केंद्र सरकार की, और राज्यपाल को राज्य की। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। तो ठीक है, कुछ इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो
तो देखो हमने सारे के सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। जैसे कि मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? आप कहोगे अटॉर्नी जनरल, यानी कि महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल। कहाँ पर है? आर्टिकल 76 में। दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ये क्या करता है? अपना प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा इसको रिमूव कर देगा। ये कौन होता है? यूनियन अर्थात केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी कि केंद्र सरकार में इससे बड़ा कोई भी विधि का अधिकारी नहीं होता। वहीं जो चीजें केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल के लिए है, वहीं पर आर्टिकल 165 में यही सब चीजें स्टेट में किसके लिए हैं? एडवोकेट जनरल के लिए, अर्थात राज्य का महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। इसके बारे में क्या है? यहां पर इसकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर। गवर्नर के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? अपना पद धारण करेगा। ये क्या होता है? स्टेट का सबसे बड़ा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 148 में क्या? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या करता है? अपनी प्रेसिडेंट को और गवर्नर को रिपोर्ट देता है। प्रेसिडेंट को किसको देगा? यूनियन अर्थात संघ सरकार की। गवर्नर को किसकी देगा? स्टेट की। इसको कहां पर डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 148 में। इसका टेन्योर अर्थात कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या फिर 65 वर्ष। जो भी इनमें से पहला होगी वो सभी इसमें लागू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करी हैं। देखो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।